आज हम पार्ट नंबर 3 पेज नंबर 69 के कथन और कारण संबंधी प्रश्नों को करने जा रहे हैं। इनमें अपन ने पिछली क्लास में 26 प्रश्नों को कर लिया था। जैसा कि सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर के निर्माण के लिए विद्याधर को वास्तुकार और शिल्पकार नियुक्त किया था। एकदम सही बात है, इन्हीं को नियुक्त किया गया था। विद्याधर ने जयपुर शहर का नक्शा 9 वर्गों के सिद्धांत पर तैयार किया गया था। एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 27, जयपुर शहर में बाजारों का निर्माण चौड़ी सड़कों के दोनों ओर किया गया था और यह व्यवस्था नगरवासियों व्यापारियों के सुव्यवस्थित आवागमन हेतु बनाई गई थी। बिल्कुल दोनों कथन राइट है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों के घर एक ही स्थान पर घने और सटे हुए थे, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बात कही गई है पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनमें आदिवासियों के घर एक स्थान पर नहीं होते थे, अलग अलग बनाए जाते थे। 3-4 समूह में होते थे और टेकड़ियों पे बनाए जाते थे, टेकड़ी पे बनाए जाते थे। ठीक है, आगे देखें। पहाड़ों और जंगलों में सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी बस्तियां होती थी, तो पहाड़ों जंगलों में कहाँ बड़ी बस्तियां होगी? दोनों गलत है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अनुसार पहाड़ी व जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां छोटी टेकड़ियों पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बिखरी हुई होती थी। 2-4 झोपड़ियाँ होती थी, बिखरी हुई होती थी। 29वां क्वेश्चन है, बीकानेर में हाटों और बाजारों का निर्माण व्यापारिक सुविधाओं के अनुकूल किया गया। एकदम सही है। बीकानेर में समतल भूमि पर पैसे के अनुसार नगर के विभिन्न भाग बनाए गए। सही बात है, व्यापार के हिसाब से बनाया गया था। राजस्थान में संपत्ति को छिपाने और सामग्री को संग्रहण करने के लिए दुर्गों का उपयोग किया गया था। एकदम सही है। युद्ध और बाह्य आक्रमणों के समय दुर्गों में विशाल अन्न भंडार और कोष सुरक्षित रखे जाते थे। तो अन्न भंडार और कोष यानी कि रुपया पैसा जो भी है, धन जवाहरात, ये सब जो हैं तो दुर्गों में रखा जाते थे और युद्ध और बाह्य आक्रमणों से भी रक्षा करते थे दुर्ग। तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है ये कथन। अब पढ़ने जा रहे पेज नंबर 69 के प्रश्न। जैसा कि आपको पता है, आपको परिचय करवा दूँ। दिए गए पृष्ठ सामग्री के आधार पर जो पेज नंबर 69 में जो प्रश्न दिया गया है उसके आधार पर बनाए गए प्रश्न हैं 30 है। तो जैसा विकल्प आपके पेपर में आया था 3rd ग्रेड में, और RSSB द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अक्सर। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये सही है लेकिन आर गलत है और ये गलत है लेकिन आर सही है। प्रश्न नंबर 1, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य में परिवर्तन दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई दिया, क्योंकि जो है तुर्क अफगान का आगमन हो गया था। देखो आप दूसरा कारण, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद दिल्ली के तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई। जैसा कि तराइन का जो युद्ध हुआ था दूसरा, वो मोहम्मद गनी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। और पराजय होने के बाद दिल्ली में किसका शासन हो गया? तुर्क और अफगान की शासन व्यवस्था हो गई। तो स्थापत्य में परिवर्तन का कारण क्या है? तराइन का दूसरा युद्ध और उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय और दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना। तो क्यों? तो ये दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 13वीं सदी के बाद दुर्ग ऐसी पहाड़ी पर बनाए जाने लगे जो ऊपर से चौरस हो। यानी चौरस का मतलब होता है चौकोर मैदान। पहाड़ियों पर जो 13वीं सदी के बाद दुर्ग ऐसी पहाड़ियों पर बनाए जाने लगे थे जो ऊपर से चौरस हो यानी चौकार मैदान में हो, जिन पर आराम से खेती योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया जा सके। तो दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। महाराणा कुंभा ने आबू में अचलगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाया था। तो महाराणा जो कुंभा थे उन्होंने अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण का कार्य करवाया था। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने 84 में से बहुत से ऐसे दुर्ग हैं जिनका पुनर्निर्माण भी करवाया। इस काल में प्राचीन काल के जीर्ण शीर्ण या खंडर हो चुके दुर्गों का आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण भी करवाया। दोनों व्याख्या वे बिल्कुल सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। मुगल काल में राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे थे। सही बात है, तो राजपूत शासक थे, मुगलों के साथ अच्छे संबंध हो गए थे, शांति काल था उस समय, इस वजह से आकर के दुर्गों का नगरों का निर्माण किया नीचे समतल मैदानों में आकर।
मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बनने से राजस्थान के शासकों के लिए स्थिर था और शांति का काल था, क्योंकि दोनों के मध्य जो संबंध थे वो मधुर हो गए थे। तो दोनों सही आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर दुर्गों का निर्माण समतल मैदानों में हुआ, बिल्कुल, क्योंकि मुगल आ चुके थे उस टाइम पे। बीकानेर के राय सिंह थे। जयपुर, भरतपुर और दुर्गों का निर्माण समतल मैदानों पे हुआ। इन दुर्गों का निर्माण मुगलों के साथ मधुर संबंध और शांति के काल में हुआ, बिल्कुल सही बात है। आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। जून 2013 में राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, एकदम सही बात है। वर्ल्ड हेरिटेज में कितने दुर्ग? 6 दुर्ग वो शामिल किया गया था। इसका जो फॉर्मूला है, अगर ध्यान नहीं रहे तो चीकू, गाजर और आम, ये इसका फॉर्मूला है। आम से हो जाएगा आमेर, और ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, को से कोमलगढ़ हो जाएगा, गा से गागरोन हो जाएगा, जैसे जैसलमेर और ऐसे रणथंबोर। तो इस प्रकार के जो 6 दुर्ग हैं वो जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और वर्ष 2010 की मैं बात करूं तो वर्ष 2010 में जो है राजस्थान के कालबेलिया जो नृत्य है उसको जो है अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये प्रश्न भी शायद एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखें। 2010 में किया गया था। उसके बाद यह निर्णय नोम पेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में लिया गया। तो ये नाम ध्यान रखें आप, क्या नाम है इसका? नोम पेन। नोम पेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। उसके बाद देखिए, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जो 6 दुर्ग हैं, इन 6 दुर्गों का कारण क्या है? क्योंकि नोम पेन में बैठक हुई थी, तभी तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आमेर महल और गागरोन दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, बिल्कुल सही है। एक तो चीको, गाजर, आम है, तो गा से गागरोन और आम से आमेर। उसके बाद देखो आप लोग, केवल मैदानी दुर्गों को ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अरे मैदानी दुर्ग ही थोड़ी थे, बल्कि पहाड़ी दुर्ग भी थे। तो दोनों हैं। उत्तर नंबर सी ये सही है, लेकिन आर गलत है। तो मैदानी दुर्ग ही थोड़ी थे, क्योंकि विभिन्न प्रकार के दुर्ग भी इसमें शामिल थे। कोमलगढ़ और जैसलमेर दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चीकू, गाजर से जैसे जैसलमेर हो गया, कोमलगढ़ हो गया। 2013 की बैठक हुई थी, 6 दुर्गों को इस सूची में शामिल किया गया था। सही बात है, दोनों कथन सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, बिल्कुल सही है। और इन दुर्गों को 2013 में नोम पेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में शामिल किया गया था, और वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। दोनों कथन सही है। आर ए की सही व्याख्या है। गागरोन दुर्ग एक ओदुक यानी कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, बिल्कुल। ओदुक यानी कि होता है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। काली सिंध और आहू नदियों के जो है आहू नदियों के संगम पर यह दुर्ग बसा हुआ है। गागरोन दुर्ग विशाल जलराशि से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो ओदुक दुर्ग क्यों है ये? इसका कारण क्या है? गागरोन दुर्ग विशाल जलराशि से भरा होने के कारण। तो क्योंकि का आंसर आ गया, तो कथन कारण जो है सही है। तो इसका फॉर्मूला यही लगाएं आप। राजस्थान में पाए जाने वाले अधिकांश दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। 9 दुर्गों में से जो है गिरि दुर्ग की श्रेणी में अधिकांश दुर्ग आते हैं। गिरि दुर्ग किसी ऊंचे पर्वत पर और पहाड़ी पर स्थित होते हैं, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसलमेर का किला एक धानवन दुर्ग था। धानवन का मतलब होता है मरुस्थलीय या रेत का टीला। तो रेतीला जो किला था, तो धानवन किला था। मरुभूमि यानी रेगिस्तान में बने हुए दुर्ग को क्या कहा जाता है? धानवन दुर्ग कहा जाता है। तो रेगिस्तान बने होने के कारण ये धानवन दुर्ग कहलाता है। कौन सा? जैसलमेर का किला। और ये और आर दोनों कथन सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। सिवाना का दुर्ग वन दुर्ग का एक प्रमुख उदाहरण है, बिल्कुल। सिवाना का जो किला है वो वन दुर्ग से सटा हुआ होने के कारण, क्योंकि बीहड़ जो जंगल है, कौन से जंगल है? बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ बीहड़ जंगलों से जो है घिरा हुआ होने के कारण इसको वन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है।
सघन बीहड़ वन में स्थित दुर्ग को क्या कहा जाता है? वन दुर्ग कहा जाता है। तो शिवनाथ दुर्ग प्रमुख उदाहरण है और इसकी व्याख्या क्या क्या दी इसने? सघन बीहड़ वन में स्थित दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद देखो, चित्तौड़ और जालौर के दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। चित्तौड़ का दुर्ग तो एरण दुर्ग की श्रेणी में आती है और भी एरण दुर्ग भी जो है कांटों से, पत्थरों से, है ना, और खाई से, चारों तरफ क्या है? खाई। जिन दुर्गों के मार्ग में खाई, कांटे और पत्थरों से दुर्गम होते हैं उन्हें एरण दुर्ग कहा जाता है। वैसे एरण का मतलब क्या होता है? कांटे ही होता है, लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों को ध्यान रखना है तीनों चीज़ें, एक तो खाई भी होती है, एक कांटे होते हैं और एक पत्थर होते हैं। तो खाई, कांटों और पत्थरों से दुर्गम होते हैं, जाने योग्य नहीं होते, तो ऐसे एरण दुर्ग कहा जाता है। इस श्रेणी में दो दुर्ग आते हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, एक जालौर का दुर्ग है। ये और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। भरतपुर का दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पारिक, वैसे पारिक है। पारिक, पारिक का मतलब क्या होता है? पारिक का मतलब होता है खाई। जिन दुर्गों के चारों तरफ क्या हो? खाई हो, है ना, चारों तरफ क्या खोदी जाती है? खाई खोदी जाती है, उन दुर्गों को पारिक दुर्ग कहा जाता है। तो एक तो भरतपुर और एक बीकानेर का जूनागढ़, तो दोनों के चारों ओर एक गहरी खाई बनी हुई है। जिन दुर्गों के चारों ओर बहुत बड़ी खाई होती है उन्हें पारिक दुर्ग कहा जाता है। इसका कारण ये बता दिया ना, इस वजह से तो ये आर ए की सही व्याख्या करता है। मैं आपका बिना समय व्यतीत किए हुए आपको बिल्कुल सटीक जानकारी के अनुरूप ही चल रहा हूँ, और यदि आपको वीडियो स्पीड में लग रही है तो आप थोड़ा सा साइज इसकी जो स्पीड है वो कम करके आप इसको देख सकते हैं, ताकि आपके रिवीजन के लिए बिल्कुल फटाफट हो जाएगा बिना किसी देरी के। चित्तौड़ और जैसलमेर दुर्गों को पारिद दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। पारिद, पारिद का मतलब क्या होता है? इसके चारों तरफ क्या हो? परकोटा, है ना। पारिद का मतलब क्या होता है? पारिद का मतलब होता है परकोटा। जिस दुर्ग के चारों ओर क्या गिरा हुआ हो, परकोटा हो, वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिद दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है जिसके चारों तरफ क्या हो? परकोटा हो। उसके बाद देखो, पारिद दुर्ग वे दुर्ग होते हैं, चित्तौड़ और जैसलमेर दुर्गों को पारिद दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। पारिक अलग होता है, पारी का मतलब होता है खाई। तो खाई वाले दुर्ग तो एक तो जूनागढ़ है, बीकानेर का जूनागढ़, एक भरतपुर। भरतपुर के चारों ओर भी खाई है, जूनागढ़ बीकानेर के चारों ओर भी क्या है? खाई है। लेकिन चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर ऐसे दुर्ग है जो पारिद दुर्ग, यानी कि इसके पारिद दुर्ग वे होते हैं जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा होता है। तो ए और आर दोनों कथन सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सैन्य दुर्ग युद्ध रणनीति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नाम ही क्या है इनका? सैन्य दुर्ग, है ना, तो सेना के लिए होंगे, तो युद्ध रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सैन्य दुर्ग वो होता है जिसमें युद्ध की क्या बनती है? व्यू रचना बनती है, जो प्लानिंग होती है युद्ध की, वह सैन्य दुर्ग होता है, और जिसमें चतुर सैनिक रहते हैं। तो दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्राचीन राजस्थान के दुर्गों में शिलाखाना, शिलाखाने का मतलब क्या होता है? शस्त्रागार। शस्त्रागार का मतलब होता है जहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे और जलाशय पाए जाते थे। राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी वो शिलाखाना होता था, शस्त्रागार और जलाशय पानी पीने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित दुर्गों की विशेषताएं राजस्थान के दुर्गों में भी देखने को मिलती है। जितने भी प्राचीन ग्रंथों में, ऋग्वेद में, इनमें जितने भी दुर्ग हैं उनकी विशेषताएं राजस्थान के दुर्गों में देखने को मिलती है। एकदम सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। राजस्थान के दुर्गों में सुदृढ़ प्राचीर और अभेद्य बुर्ज बनाए जाते थे। अभेद्य यानी कि जिसको भेदा नहीं जा सके, ऐसे बुर्ज बनाए जाते थे राजस्थान के दुर्गों में। सुरक्षा और आक्रमण से बचाव प्राचीन दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख आवश्यकता थी। सुरक्षा और आक्रमण, इन दोनों से बचाव प्राचीन जो दुर्ग स्थापत्य थी उसकी प्रमुख आवश्यकता थी। सुरक्षा आक्रमण के लिए तो दुर्ग बनाए जाते थे। तो दोनों से ये व्याख्या भी कर रहा है। अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग को गढ़बिजली भी कहा जाता है। अजमेर में स्थित जो तारागढ़ जो दुर्ग है उसको गढ़बिजली भी कहा जा सकता है। अब गढ़बिजली कहा जाता है क्योंकि तारागढ़ को, उसके बाद इस दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया था। बिल्कुल, चौहान वंशीय जो शासक था अजयराज, उसके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, अजमेर दुर्ग का, चौहानों के साम्राज्य में। तो अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग को गढ़बिजली भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया था। हाँ, ये जरूर है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजयराज ने करवाया था, लेकिन दोनों कथन तो सही है।
लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? गढ़बीटी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? गढ़बिल्ली कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में अजमेर में तारागढ़ दुर्ग को गढ़बिल्ली कहा जाता है, तो गढ़बिल्ली के बारे में बताया इसने। अब गढ़बिल्ली के बारे में यदि इसमें वर्णन होता तो ये क्या कर रहा होता? व्याख्या कर रहा होता इसकी। इस प्रकार के क्वेश्चन ही भारी पड़ जाते हैं। तो ये कथन जो आ रहे है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। हाँ, ये जरूरी कि अजमेर चौहान ने ही तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। भाटियों का सोनारगढ़ जैसलमेर में प्रसिद्ध है। यानी कि जैसलमेर का भाटियों का जो सोनारगढ़ जैसलमेर, इसको ना सोनारगढ़ जैसलमेर, भाटियों का, भाटी शासकों का यहाँ पर जो है शासन था। सोनारगढ़ एक प्रसिद्ध गिरी दुर्ग है। बिल्कुल गिरी दुर्ग है क्या? सोनारगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेर में तो रेत के टीले हैं, रेत के, है ना, रेत के टीले हैं, मतलब धानवन दुर्ग है। रेत ही रेत है तो कौन सा है? धानवन। धानवन दुर्ग का उदाहरण है। तो सीधी सी बात है, रेत ही रेत है तो धानवन दुर्ग का उदाहरण है। वहाँ पर्वत कैसे आएंगे? तो ये सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि सोनारगढ़, जिसको जैसलमेर का किला भी कहा जाता है, धानवन दुर्ग है। मांडलगढ़ दुर्ग का संबंध महाराणा कुंभा से है। हाँ, मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनः निर्माण करवाया। बिल्कुल सही बात है, पुनः निर्माण तो इन्होंने करवाया था, कुंभा ने। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मांडलगढ़ दुर्ग का संबंध महाराणा कुंभा से एकदम सही। इसे ध्यान रखोगे, मांडलगढ़, है ना, कुंभा, यहाँ अंक की मात्रा, इधर भी अंक की मात्रा, तो मांडलगढ़ का निर्माण तो किसने करवाया? कुंभा ने। और कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण तो करवाया था। ठीक है, लेकिन व्याख्या क्यों नहीं है? मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। अब यहाँ पर जानकारी किसकी होना चाहिए थी? यहाँ पर जो जानकारी थी मांडलगढ़ की होनी चाहिए। मांडलगढ़ की तो पूछ रहा है। मांडलगढ़ दुर्ग का संबंध महाराणा कुंभा से है। तो मांडलगढ़ दुर्ग की अगर यहाँ विशेषता दी होती तो ये इसका क्या हो जाता? कारण, बिल्कुल फैक्ट हो जाता, व्याख्या हो जाती। जबकि ऐसा नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो है कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग का आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया, तो क्योंकि चित्तौड़गढ़ अलग आ गया ना, दोनों फैक्ट, ये नीचे वाली लाइन आर वाला का जो कारण है वो अलग आ गया, इस वजह से व्याख्या नहीं है। ये समझने पड़ेंगे अपन को क्वेश्चन, है ना। राजस्थान के दुर्गों में गुप्त प्रवेश द्वार और सुरंगों की व्यवस्था होती थी। लगभग सभी दुर्गों में होती थी। संकट काल में सुरक्षित बाहर निकलने और गुप्त संचार के लिए यह आवश्यकता, बिल्कुल संकट आने पर, तो दोनों से ये व्याख्या भी करते हैं। पारिक दुर्ग और पारिक दुर्ग एक ही प्रकार के दुर्ग है। अरे कैसे हो सकते हैं भैया? पारिक दुर्ग का मतलब होता है जिसके चारों तरफ क्या बनी हुई हो? खाई बनी हुई हो। और पारिक दुर्ग क्या होता है? जिनके चारों तरफ क्या बना हुआ? परकोटा बना हुआ हो। ठीक है, तो ध्यान रखें, दोनों अलग अलग है, ये गलत है कथन। पारिक दुर्ग खाई से गिरे होते हैं, जबकि पारिक दुर्ग परकोटे का मतलब दीवारों से गिरे होते हैं। ये गलत है, लेकिन आर के सही है। बीकानेर का जूनागढ़ एक पारिक दुर्ग के श्रेणी में आते हैं। आपको बताया था, एक तो बीकानेर है ना, जूनागढ़ बीकानेर पारिक, और एक जो है भरतपुर का लोहागढ़ भरतपुर, इसके चारों तरफ क्या है? पारिक, यानी कि खाई बनी हुई है। जूनागढ़ दुर्ग के चारों ओर विशाल जलराशि है। अरे भाई, जूनागढ़ बीकानेर में क्या है? बीकानेर में तो आपको क्या मिलेगी भैया? हो, बीकानेर में तो आपको क्या मिलेगी? रेत मिलेगी। तो रेत मिलेगी तो पानी कहाँ से भरा रहेगा? सीधी सी बात है। ठीक है, तो खाई रहती थी केवल, खाई बनी हुई होती थी। जूनागढ़ के चारों ओर विशाल जलराशि, ये गलत है। ये सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि पारिक दुर्ग के चारों ओर बड़ी बड़ी खाई होती है, न कि विशाल जलराशि, है ना। पारिक जो दुर्ग होता है, खाई यहाँ होती है, विशाल जलराशि नहीं होती। 13वीं शताब्दी के बाद दुर्गों में सैनिकों के आवास जो बनाए गए, गृह, आवास गृह और पानी के टाँके बनाए जाने लगे। पानी के टाँके, है ना, जहाँ पर पानी को सुरक्षित रखा जाता था, तो दुर्गों में सैनिकों के आवास बनाए गए 13वीं शताब्दी के बाद, और पानी के टाँके बनाए गए। दुर्गों में लंबे समय तक रहने, आत्मनिर्भरता के लिए पानी और आवास की जरूरत होती थी, ये तो सभी को पता है।
ये आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या करते हुए। हाँ, आपको जो क्वेश्चन है लगभग ये सिंपल लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये थोड़े आपको जब अभ्यास करोगे ना, अभ्यास करते करते ये आगे के जो क्वेश्चन है थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये अभी परिचय चल रहा है। आगे के जो पेज हैं उनसे परिचय चल रहा है। ये दुर्ग आ चुके हैं, अब सभी दुर्गों का वर्णन किया जाएगा। जो दुर्ग जल से गिरा हुआ उसको वो दुर्ग कहते हैं। गागरोन दुर्ग इसका एक उत्तम उदाहरण है। ये और आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या करता है। मुगलों के काल में राजपूत शासकों ने केवल पहाड़ियों पर ही नए दुर्ग बनाए, ये गलत है ना। पहाड़ियों से नीचे आ गए थे ये मुगलों के काल में। तो जो चौहान जो राजपूत थे, राजपूत कहाँ आ गए थे, नीचे आ गए थे समतल मैदानों पर। पहले भी बताया था कहाँ पर आ चुके थे, समतल मैदान थे। उन समतल मैदानों पर नगरों का और दुर्गों का निर्माण होना शुरू हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे इनका जो इन मुगलों के साथ जो संबंध थे, वो मुगलों के साथ संबंध बहुत ही मधुर थे। मुगलों के साथ इनके जो संबंध हो गए थे वो बिल्कुल मधुर संबंध थे। और मुगलों का जो काल था वो बिल्कुल कौन सा काल था, शांति का काल था। ये जैसी लाइनें हैं आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10वीं की बुक में सेम लाइनें हैं। भले से ये आपको सिंपल लग रही होगी, आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि इन कथन कारण संबंधी प्रश्नों को हल करते हुए आप निकलते चले रहे थे। आगे देखो, मुगलों के काल में राजपूत शासकों ने केवल पहाड़ियों पर ही नए दुर्ग बनाए, ये गलत है, क्योंकि समतल मैदानों पर आ चुके थे वो। मुगलों के साथ राजपूतों के संबंध तनावपूर्ण थे, तनावपूर्ण गलत आ गया भैया, शांति वाले थे, दोनों गलत है। मुगलों के साथ मधुर संबंध थे, दुर्ग समतल मैदान में बनने लगे थे। दुर्गों का वर्गीकरण उनकी स्थिति, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किया गया। बिल्कुल उनकी स्थिति देखी जाती थी, स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर किया जाता था। राजस्थान के दुर्गों को ओदुक दुर्ग, ओदुक का मतलब पानी से गिरा हुआ, गिरी पर्वत से गिरा हुआ, धानवन मरुस्थल में स्थित दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग। वन यानी कि वन दुर्ग जो होता है, जैसे कि सिवाना का जो किला है वो वन दुर्ग है। क्यों है, क्योंकि बीहड़ वनों से गिरा हुआ है। एरण दुर्ग बताया था मैंने आपको, जहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो। एरण दुर्ग का मतलब होता है जहाँ पर जो दुर्ग किससे गिरा हुआ हो, कांटों से गिरा हुआ हो। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कांटों से गिरा हुआ हो, है ना, और किससे गिरा हुआ हो, पत्थरों से गिरा हुआ हो, तो वह दुर्ग क्या होता है, एरण दुर्ग होता है। पारिक दुर्ग, जो दुर्ग किससे गिरा हुआ हो, पारिक दुर्ग। पारिक का मतलब होता है खाई, क्या होता है, खाई। जो दुर्ग किससे गिरा हुआ हो, खाई से गिरा हुआ हो, वो पारिक दुर्ग कहलाता है। पारित दुर्ग, पारित का मतलब क्या होता है, जो दुर्ग किससे गिरा हुआ हो, परकोटा, परकोटा से गिरा हुआ हो। परकोटा का मतलब होता है दीवार, दीवार से गिरा हुआ हो। सहायक दुर्ग, सहायक दुर्ग जहाँ पर बंधुजन और उनके जो परिवार वाले हैं वो रहते हैं। और सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग का मतलब होता है सैनिक वाला दुर्ग। 9 दुर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 9 दुर्गों में से जो पहाड़ी जो दुर्ग है वो उसको इम्पोर्टेंट माना गया है। लास्ट प्रश्न है, मेहरानगढ़ और कुंभलगढ़ दुर्गों को 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया। बिल्कुल सही है। चीकू, गाजर, आम, तो 6 दुर्गों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया। 2013 में यूनेस्को द्वारा शामिल 6 दुर्गों में कुंभलगढ़ शामिल था, लेकिन मेहरानगढ़ सूची में नहीं था। मेहरानगढ़ की अगर बात करें तो मेहरानगढ़ शामिल नहीं था, क्योंकि चीकू, गाजर, आम, चीसी, चित्तौड़गढ़, कोसी, कुंभलगढ़, घासी, गागरोन जैसे जैसलमेर। तो मेहरानगढ़ तो जोधपुर में है, इस वजह से मेहरानगढ़ शामिल नहीं था। ये कहाँ पर है, जोधपुर, इस वजह से ये शामिल नहीं था। 2013 में यूनेस्को द्वारा शामिल 6 दुर्गों में कुंभलगढ़ शामिल था, लेकिन मेहरानगढ़ सूची में नहीं था। बिल्कुल सही है। तो नीचे वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद ये कथन गलत है, लेकिन और कथन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शामिल 6 दुर्ग थे। एक तो चीकू, गाजर, आम यानी कि आमबेर था, गागरोन था, कुंभलगढ़ था, जैसलमेर था, रणथंभौर था और चित्तौड़गढ़ था। ये 6 प्रकार के जो दुर्ग थे वो 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल थे। धन्यवाद।